गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 26 नवंबर और आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज ही का दिन है। और हम इसमें जानेंगे कि आज का दिन का सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए देखते हैं। आज का डे यानी कि 26 नवंबर का दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, या फिर भारत का संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर हम इसी के ऊपर रखेंगे। तो आगे चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। इंस्पिरेशन आईएएस लेकर के आया है एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच 2024-25 के कैंडिडेट्स के लिए। वो बच्चे जो इस बार एपीएससी का प्रीलिम्स अपीयर करने वाले हैं उनके लिए, जो एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच के तौर पर लाया गया है। टॉप फैकल्टीज़ के थ्रू ये आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी, जिसमें सिलेबस का फुल ऑन कवरेज होगा, जीएस और सीट सेट दोनों का। करंट अफेयर्स, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आपके स्पेशल क्लासेस रहेंगी। और इस पूरे पैकेज में आपका कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल, जो इंस्पिरेशन आईएएस का स्पेशल टेस्ट सीरीज मॉड्यूल है, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, जिसमें ऑल टोटल 35 टेस्ट पेपर्स रहेंगे, जिसमें से 24 टेस्ट पेपर्स जीएस, सेक्शनल फुल लेंथ दोनों मिला करके, और सी सेट के 11 पेपर्स रहेंगे। और साथ ही में आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड की जाएंगी। ये बैच दिल्ली के टॉप फैकल्टीज़ अरविंद कुमार सर और डॉक्टर जिया सर के मेंटरशिप के अंडर में प्रोवाइड की जाएगी। और इसका सोल ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आप लोगों का प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, हमारी क्लासेस 25 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। कैसे, क्यों, आज का दिन क्यों? क्योंकि संविधान के नाम पर हमने बचपन से सिर्फ एक ही दिन का नाम सुना है, और वो है 26 जनवरी। बचपन से लेकर आज तक हमने ये सुना है कि 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 1950 में हमारा देश जो है, हमारे देश को जो उसका संविधान मिला था, इस दिन को हमारा संविधान लागू किया गया था और हमारा देश एक गणतंत्र देश हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को हर साल हम लोग गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और साथ में एक दूसरा दिन भी आता है, वो है 15 अगस्त का। 15 अगस्त 1947 यानी कि 1947 में आप सबको पता ही होगा कि इंडिया इस दिन को आज़ाद हुआ था, और इस दिन हम लोग हमारा स्वतंत्रता दिवस या फिर इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो अगर 26 जनवरी और 15 अगस्त का जो हम लोग बचपन से ये 2 दिन मनाते आ रहे हैं, तो ये तीसरा दिन यानी कि 26 नवंबर का दिन कहाँ से? क्या है इसकी कहानी, क्या है इसका इम्पोर्टेंस, आज के देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा संविधान, द लॉ ऑफ द लैंड। आप सबको पता होगा कि हमारे देश का अगर कोई बेसिक लॉ है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है। और बाकी सारे जितने भी आप एक्ट्स वगैरह या लॉज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, वो इसको कभी सरपास नहीं कर सकते। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोई भी एक्ट या कोई भी लॉ इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। हर एक एक्ट हमारे संविधान को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान सबसे ऊपर है। हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। आप सब ने पढ़ा होगा रूल ऑफ लॉ के बारे में। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, ये वही बेसिक लॉ है। कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को हैम्पर करता हुआ पाया गया, तो उस लॉ को हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हमारी जो जुडिशरी है, जो हायर जुडिशरी है, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है या फिर
अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है। हमारा संविधान इतना पावरफुल है। क्या लिखा है हमारे संविधान में? ये हमारा संविधान का सबसे पहला पेज है। आप ऐसा बोल सकते हो जैसे कि किताबों में हमारा आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन या प्रीफेस वाला जो पार्ट होता है, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, विच इज़ द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November, ध्यान दीजिए ये आज का डेट है, 26 नवंबर का डेट। Do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखा है कि 26 नवंबर यानी कि आज के दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को इस देश को समर्पित किया था। कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था? वो है 26 जनवरी, यानी कि लगभग 2 महीने बाद। 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से बनकर के रेडी हो गया था। ठीक है, तो आज के दिन का सिग्निफिकेंस ये है कि आज ही के दिन हमारा जो संविधान है, हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है, वो पूरे तरीके से बन करके तैयार हुआ था। इसी वजह से आज के दिन हम लोग इस दिन को संविधान दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया के तौर पर मनाते हैं। आइए आगे देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। Constitution Day of India, also known as Samvidhan Divas, is an annual observance of India. It commemorates the adoption of Indian Constitution in 1949, establishing India as a sovereign, democratic and republic. जैसे कि मैंने कहा कि आज ही के दिन हमारा संविधान पूरे तरीके से बन करके तैयार हुआ था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको पास करते हुए अडॉप्ट कर लिया था। 2 महीने बाद इसे लागू किया गया था, यानी कि इम्प्लीमेंट किया गया था। आप सबको पता होगा कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, आप कोई भी देख ले, उसका एक पास होने का दिन होता है जिस दिन वो एक्ट या फिर लॉ बना, बिल से एक्ट या फिर एक लॉ बना, और एक होता है इम्प्लीमेंट होने का दिन कि ओके आज के दिन से ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंट होने का दिन कौन सा है? 26 जनवरी। और 26 नवंबर का दिन वो दिन है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान बन करके पूरे तरीके से तैयार हुआ था। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि हमने बचपन में तो इस दिन के बारे में नहीं पढ़ा या फिर नहीं सुना, हमने सिर्फ गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बारे में ही सुना है। तो बात सच है, क्योंकि ये दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के हिसाब से फॉर्मली अगर ऑफिशियली मैं बोलूँ तो 2015 के बाद से ही ये मनाना शुरू किया गया है। उसके पहले स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे करके कोई ऑफिशियल इवेंट नहीं हुआ कर। 2015 में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मली या ऑफिशियली इस दिन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर किया था। क्यों? It was officially declared in 2015 to honor the values of justice, liberty, equality and fraternity. अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था, प्रेम्बल में आपने कुछ वर्ड्स देखे होंगे जैसे कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, रिपब्लिक हो गया, फ्रैटर्निटी हो गया, यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारा।
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन्हीं वैल्यूज़ को ऑनर देते हुए, उसको रेस्पेक्ट देते हुए 2015 में हमारे देश की गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय किया कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ था, वो भी दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो दिन नहीं होता तो शायद आज हमारा देश गणतंत्र न होता। इसीलिए हमें उस दिन को भी चेरिश करना चाहिए, उस दिन को भी सेलिब्रेट करना चाहिए जिस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो करके हमारे हाथों में आया था, जिस दिन हमारे लॉ मेकर्स या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी जैसे वैल्यूज़ हमको इनबिल्ट तौर पर दिए थे। हमें इन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। Dr. B.R. Ambedkar, widely regarded as the chief architect or father of the Indian Constitution. आप सबको पता होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में काफ़ी सारे कमिटीज़ बने थे अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड। उसमें से एक था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इनका काम, बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ये था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए, मतलब उसको बनाने का उनको जिम्मेदारी दी गई थी, उसके लिए एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसमें कौन कौन सी सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें मतलब एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार करने की जिम्मेदारी इस ड्राफ्टिंग कमेटी की थी। इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स थे, लेकिन उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहेब अंबेडकर भी बोला जाता है। इन्हें इसीलिए इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के रूप में भी इनको डिनोट किया जाता है। काफ़ी सारे लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके ये बोलते हैं कि दिस इज़ मेयर अ लॉयर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, बट हमारे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज स्पिरिट ऑफ एज। आगे बढ़ते हैं कि ये दिन कैसा है। Constitution Day is celebrated annually in India and commemorates the adoption of the Indian Constitution by the Constituent Assembly on 26th of November 1949. It came into effect on 26 January 1950, which is marked as Republic Day. थोड़ी देर पहले हमने ये बात डिस्कस किया कि 26 नवंबर वो दिन है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ था और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था कि हाँ यही हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। और 26 जनवरी वो दिन है जब ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू किया गया था, यानी कि हमारा देश गणतंत्र हुआ था। ठीक है, इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। Drafted under Dr. B.R. Ambedkar's leadership, Constitution aimed to ensure justice, liberty, equality and fraternity for all the citizens. हमने थोड़ी देर पहले हमारा प्रेम्बल पढ़ा जहाँ पे हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे शब्द भी पढ़ने को मिले। ठीक है, 2015 तक कॉन्स्टिट्यूशन डे करके ऐसा कोई फॉर्मल इवेंट नहीं हुआ करता था, बट 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर ने ये तय किया कि 26 नवंबर जिस दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। अगर वो दिन नहीं होता तो हो सकता है हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलता, हमें हमारा संविधान नहीं मिलता। इसीलिए उसी चीज़ को ऑनर करते हुए हमारे लॉ मेकर्स के इतने साल की मेहनत को ऑनर और रिस्पेक्ट देते हुए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ऑफ कोर्स हम लोग हमारे संविधान को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, वो उसके लॉ मेकर्स को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो जाहिर सा बात है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को भी प्रमोट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम जिस साल में ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था इस चीज़ के बारे में, वो साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी से भी कोइंसाइड कर गई थी। तो कहीं ना कहीं ये हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए भी एक श्रद्धांजलि थी। उस दिन से पहले यानी 2015 से पहले 26 नवंबर को लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन डे का हम लोग सिग्निफिकेंस जान लेते हैं कि क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे रेजेस अवेयरनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, राइट्स एंड कमिटमेंट्स।
कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस, जिस दिन हम हमारे संविधान को सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारे संवैधानिक आइडियल्स, हमारे राइट्स और उसके कमिटमेंट्स को लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है, while emphasizes justice, liberty, equality, and brotherhood. Reflecting India's transformative journey and reaffirming its commitment to democratic ideals, this day also honors the vision and endeavors of Constituent Assembly in laying the foundation of a sovereign, socialist, secular, and democratic republic. जहाँ पर ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, हमारे आइडियल्स और राइट्स के बारे में हमको अवेयर करता है, एट द सेम टाइम ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो विजन थी, उन्होंने जो इंडिया के फ्यूचर को लेकर के जो सपना देखा था, उसके बारे में भी हमें अवेयर करता है और उसे ऑनर करता है, उसे रिस्पेक्ट देता है, उसे श्रद्धांजलि देता है. Constitution Day encourages active civic participation and responsibility, reminding India of its commitment to building a progressive, inclusive and equitable society. थोड़ा सा जान लेते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सेलियंट फीचर्स. सबसे पहला, ये वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ध्यान में रखिए, मतलब हम दुनिया का सबसे बड़ा लिखित रूप में अगर कोई संविधान लिखा हुआ है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, जिसमें लगभग 440 आर्टिकल्स जो लगभग 25 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं और 12 शेड्यूल्स. ठीक है. दूसरा फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. The Constitution of India is neither rigid nor flexible but a synthesis of both. इसका मतलब क्या है? रिजिड यानी कि इसको जहाँ पे इजीली आप अमेंड नहीं कर सकते हो, एट द सेम टाइम इतना भी मुश्किल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं. आप सबको पता होगा आर्टिकल 368 के बारे में. आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, वो आर्टिकल जो हमें ये बताता है कि हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी तरीके का अगर चेंज करना हो तो क्या क्या स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे. इसमें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. 368 का दूसरा पार्ट क्या बोलता है, ये तो है ही, साथ में एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स को इसको पास करना पड़ेगा. हालांकि ये चीज़ सिर्फ उसी चीज़ उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लागू होगी जो कहीं ना कहीं हमारा फेडरल फीचर हैम्पर कर रहा हो. जैसे कि सपोज मान लीजिए हाई कोर्ट से रिलेटेड हो गया, या फिर हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड, या हमारा जो राज्यसभा है उससे रिलेटेड कोई सारी चीज़ें अगर हमको चेंज करनी है तो उसमें. बाकी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो ये चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ती हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बिना स्पेशल मेजॉरिटी यानी आर्टिकल 368 के बिना ही हम उसको पास कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नया स्टेट बनाना है या किसी स्टेट का नाम चेंज करना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉमन, मतलब अपार्ट फ्रॉम 368 बाकी सारी चीज़ें अगर हमको कुछ भी चेंज करना हो तो हम लोग बिना स्पेशल मेजॉरिटी के चेंज कर सकते हैं. तो ये थी अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ अगर रिजिड है तो दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल भी है. मतलब उन्होंने टफ रूल्स तो बना करके रखे हैं, लेकिन टाइम आने पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं. दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. ऐसा माना जाता है कि हमारा जो देश का संविधान है वो एक जीवित डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग क्रिएचर की तरह है. क्यों? क्योंकि ये बदलते वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलने की काबिलियत रखता है, इसीलिए बहुत लोग इसे लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह भी बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायसनेस. हमें पता है इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको मिलेगा, है कि नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट भी आपको मिलेगा. डिवीजन ऑफ पावर है.
सेंट्रल के अपने पावर है, जैसे कि आपको पता होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है हमारे में, है कि नहीं? और साथ में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को प्रोवाइडेड है। तो ये सारे फेडरल फीचर्स में आ जाते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स भी हैं या फिर नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। अनलाइक यूएस, जैसे यूएस में अगर हम लोग देखें तो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा जो कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके जितने भी स्टेट्स हैं उनके खुद के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलेंगे, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक ही संविधान है, चाहे वो किसी भी स्टेट में या किसी भी रीजन में रहे, चाहे वो आसाम का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, या देश के किसी भी कोने का हो, हम सबके लिए एक ही संविधान है और एक ही संविधान हम फॉलो करते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, हम सब लोग इंडियन हैं, यहाँ पे कोई भी अपने स्टेट का सिटीजन नहीं है, यानी कि कोई भी महाराष्ट्र का सिटीजन नहीं मिलेगा, कोई भी यूपी का सिटीजन नहीं मिलेगा, कोई भी असम का सिटीजन नहीं मिलेगा, कोई भी गुजरात का सिटीजन नहीं मिलेगा, हर कोई यहाँ का इंडिया का सिटीजन है। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अनलाइक यूएस, अगेन यूएस में लोग फेडरल सिटीजन तो होते ही हैं, साथ में अपने अपने स्टेट के भी सिटीजन होते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से फेडरल है, बट यहाँ पे यूनिटरी फीचर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको पता ही होगा इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। अगर देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा कुछ तो नहीं है, सिर्फ इतना ही था कि जब हम लोग जब आज़ाद हुआ था उस वक्त क्या था ना, सबको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आदत हो रखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल सेटअप ब्रिटिश ने किया था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में ही था, तो सबको लगा कि क्योंकि हमको इसके बारे में नॉलेज है, हमने काफ़ी टाइम से इसे देखा हुआ है, तो अलग कुछ लाने का मतलब बनता नहीं है। ठीक है, यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया ने वो फॉलो नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, जहां पे हमारा पार्लियामेंट अपने आप में सुप्रीम है, सोवरेन है, उसे किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, लॉज वगैरह इनैक्ट कर सकता है, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकता है, उसी वक्त चेक्स एंड बैलेंसेस के तौर पर जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। यानी कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी तो है, लेकिन वो आर्बिट्रेरीली कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा होगा, कोई भी लॉ अगर या फिर कोई भी एक्ट इस ऐसा होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन को हैम्पर कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को, बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर कर रहा है, तो हमारी जुडिशरी के पास वो पावर है कि वो उस एक्ट को या फिर उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, यानी कि भले ही हमारे अगर देखा जाए गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 ब्रांचेस है, लेकिन हमारा जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, जो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेरी स्टेप्स पर एजुडिकेट करता है, उस पर नज़र रखता है। वो ये देखता है कि गवर्नमेंट जो है या पार्लियामेंट जो हमारी है, वो कोई भी या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऐसा ना हो जो आर्बिट्रेरी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर में हो। हमारी जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, इस पर किसी भी तरीके का मतलब दबाव नहीं है, ना ही लेजिस्लेटिव ना ही एग्जीक्यूटिव। एट द सेम टाइम हमारी जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे यूएस के केस में अगर हम लोग देख ले, तो एक फेडरल कोर्ट आपको मिलेगा जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, उनका स्टेट उससे कोई लेना देना नहीं है। स्टेट में स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडिविजुअल स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी इंटरप्रेट नहीं करेगा, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके नीचे हमारे सारे हाई कोर्ट्स आएंगे,
और उन हाई कोर्ट्स के अपने अपने क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह आएंगे, जैसे फैमिली कोर्ट्स हो गए, सेशन कोर्ट हो गया, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, हमारा ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फिर वो डिवाइड हो गया अलग अलग स्टेट में, फिर वो फर्दर डिवाइड हो गया, नहीं। हमारे में हायरार्की है, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर आपका आएगा हाई कोर्ट, और उसके ऊपर आपका आएगा सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ पे हायरार्की है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारा भारत के संविधान को ही इंटरप्रेट करेगा, हाई कोर्ट भी वही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है तो सुप्रीम कोर्ट को उससे कोई लेना देना नहीं है। हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट सिर्फ महाराष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा, बाकी एरिया से उसका लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी फॉलो होती है। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है हमारे यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की गई हैं। आर्टिकल 14 से शुरू होते हुए 32 के बीच में, वैसे तो आर्टिकल 12 और 13 भी आता है, लेकिन ये डेफिनेशन है लॉ का, स्टेट का। तो अगर राइट्स के बारे में मैं बोलूँ तो वो 14 से ही शुरू होता है। तो राइट टू इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, अबॉलिशन ऑफ टाइटल, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, माइनॉरिटीज राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारी चीज़ें हमारा फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, एट द सेम टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी देता है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव लिमिटेशंस आ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर या लेजिस्लेचर के ऊपर, क्योंकि हमारा जो लेजिस्लेचर है या पार्लियामेंट जो है, जो हमारा लॉ मेकर्स हैं, वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स को कभी भी हैम्पर नहीं कर सकते। ठीक, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक लिमिटेशन की तरह काम कर देती है, बट एट द सेम टाइम directive principles of state policies are some kind of positive directions, जिनको मतलब जिनको हमारी गवर्नमेंट या हमारा जो लेजिस्लेचर है, जो लॉज वगैरह इनैक्ट करता है, वो उनको रेफर कर सकते हैं फॉर अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो ये कुछ सेलियंट फीचर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, यानी कि 18 साल या उसके ऊपर के जो भी होंगे उनको वोटिंग राइट्स हमने प्रोवाइड करी हुई है। पर पर्सन वन वोट, ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत अमीर हो तो आपके वोट का जो वेट है वो ज़्यादा होगा, आप किसी पॉलिटिशियन के लड़के हो तो आपके वोट का वो वेट ज़्यादा होगा, अगर आप थोड़े कम इनकम वाले घर से बिलोंग करते हो तो आपके वोट का वेट कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका वोट एक ही होता है, पर पर्सन वन वोट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक चीज़ और है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग बहुत सारे सोर्सेस से इंस्पायर्ड है या बोरो किया गया है। ठीक है, पॉलिटी के क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा या सुना होगा कि बहुत सारे सोर्सेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गए, 1935 हो गया, फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, फिर यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने कहीं ना कहीं वहाँ से भी चीज़ें बोरो की है, यूके जर्मनी से हमने लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह हो गए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया हुआ है, और एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आज का लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन डे और हमारे संविधान से रिलेटेड रहा है, तो कुछ करंट अपडेट्स भी हम लोग देख लेते हैं रिलेटेड टू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो सबसे पहला अपडेट तो ये है, ये हार्डली 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है, इस सैटरडे को, जो कि आपका लगभग 23 नवंबर के 22 या 23 नवंबर के आसपास का टाइम है। उस दिन
इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम सेटअप किया गया था सोनीपत के एक यूनिवर्सिटी में, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत में है। वहाँ पर इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ। इसे इनॉग्रेट करने के लिए हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला सर वो खुद गए इसे इनॉग्रेट करने के लिए। उनके प्रेजेंस में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स इस कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का, सबसे पहला, building the legacy of constitution as an institution. It should not only capture its history but also the evolution of rights and freedoms enabled by institutions established by the constitution. तो ये मानना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसका एम सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए कि वो म्यूज़ियम सिर्फ, जैसे हम लोग म्यूज़ियम में जाते हैं हमें हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स वगैरह हमको देखने को मिलते हैं, हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन म्यूज़ियम है वो सिर्फ इतना तक सीमित ना रहे कि वो हमें सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्ट्री है सिर्फ वही हमको बता दे कि कैसे क्या बना था, कौन बनाया था, बट एट द सेम टाइम हमें हमारे जो भी राइट्स हैं या हमारा जो फ्रीडम जो हमें इतने सारे मिले हुए हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्थापित अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस वगैरह, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो जिसके चलते हम हमारा वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर पाते हैं, चाहे वो हमारे जुडिशरी हो जिसके चलते हमें ये कहीं ना कहीं दिलासा रहता है कि हमारे साथ चाहे कोई भी गलत हो, कोई है जो हमें न्याय दिलवा सकता है, जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये सारे चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू हमारे राइट्स और फ्रीडम्स किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, इस म्यूज़ियम को इस पर भी मतलब ये भी बताना चाहिए लोगों को ताकि लोगों को पता चले। ठीक है, द म्यूजियम वुड डेमोक्रेटाइज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एक्सेस टू इट. It should promote civic education in order to empower the citizenry. The idea of a constitution museum is about creating opportunities for generations of people to participate in understanding of a constitutional history and evolution of rights and freedoms. कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहीं पर डिस्प्लेड फॉर्मेट में रहे, बट आज की डेट में लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने राइट्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन म्यूज़ियम ये काम कर सकता है ताकि जो सिविक एजुकेशन, लोगों के अंदर सिविक एजुकेशन है वो प्रमोट हो सके, ताकि वो एक एम्पावर्ड सिटीज़न बन सके, एक एम्पावर्ड सिटीज़न ऑफ इंडिया बन सके, जिन्हें अपने राइट्स के बारे में पता है, उनके क्या क्या लिमिटेशंस है वो भी उनको पता है। A museum should celebrate and pay tribute to the framers of the Constitution and the unsung heroes. A museum would help contribute to wider conversations about the Constitution and democracy. तो इस म्यूज़ियम का काम सिर्फ इतना नहीं रहना चाहिए कि ये आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री वगैरह बता रही है, बट एट द सेम टाइम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स रहे हैं, जो हमारे लॉ मेकर्स रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट और ट्रिब्यूट देना चाहिए। अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन फेमस के नाम पर आज तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ BR अम्बेडकर के बारे में जानते आए हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो डाउट डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन रहे हैं, इन्हीं के लीडरशिप में ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। बट ऐसा नहीं है सिर्फ वो अकेले थे, पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया था, और लागू करने में मदद की थी। तो उन सब को ट्रिब्यूट देना, उनको सेलिब्रेट करने का काम ये म्यूज़ियम करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग जिनका नाम आम जनता को एक्चुअली उस तरीके से नहीं पता है, उनके बारे में भी बताएगा। जैसे कि इस म्यूज़ियम के प्रेमिसेस में हमें लगभग 300 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बस्ट्स देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे बस्ट उन लोगों ने मूर्ति के छोटे छोटे, मतलब अपर बॉडी पार्ट जो होता है, बस्ट जो होता है वो छोटे छोटे तौर पर 300 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के छोटे बस्ट हमको देखने को मिलते हैं। और एक थोड़ा सा बड़ा बस्ट भी हमको देखने को मिलता है ऑफ BN राव। अब BN राव कौन है?
हमने बी आर अम्बेडकर के बारे में तो सुना है, बी एन राव कौन है? तो मैं आपको बता दूं, बी एन राव एक सिविल सर्वेंट थे इंडिया के, और इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, तो इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और ये क्योंकि ये एक सिविल सर्वेंट थे, तो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी ये वहाँ पर रहे हैं। लगभग लगभग 1950 से ले करके 52 के बीच में यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे वो बी एन राव थे। ठीक है, तो इनका भी बस वहाँ पे देखने को मिलता है। कुल मिलाकर बात ये है कि ये म्यूजियम ना सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद ऐसे बहुत सारे लोग जिनके नाम भी शायद बहुत लोगों को ना पता हो, उनको ट्रिब्यूट देते हैं। जैसे उनके बस्ट वगैरह, उनके छोटे छोटे मूर्ति के रूप में उनको वहाँ पे स्थापित किया गया है, इंक्लूडिंग बी एन राव। एंड एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे डेमोक्रेसी के प्रति जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको भी वाइडर जनरेशन तक पहुंचाने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट, ये लगभग लगभग जनवरी 2023 के आसपास का शायद न्यूज़ होगा ये। तो लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है ये, 1.5-2 साल लगभग आप पकड़ लीजिए। इन हिस्टोरिक अचीवमेंट, इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलाम हैज़ बिकम द country's first constitution literate district. Announcement was made by Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan. ठीक है, तो कोल्लम जो है केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, और इस डिस्ट्रिक्ट को पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, और ये इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी है, ये एक कैंपेन के अंडर में अचीव किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन, जिसके अंडर में जिसका एम था टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी टू 23 लाख सिटीजन्स बिलोंगिंग टू 7 लाख फैमिलीज इन द डिस्ट्रिक्ट। To achieve this goal, awareness classes were organized for around 90% of the people in Kollam. Around 16.3 lakh people above the age of 10 were educated by 2,200 trainers called Senators, who visited senators who visited schools, offices, auto stands and tribal councils to create awareness. तो जहाँ हम आज कॉन्स्टिट्यूशन डे में ये बात कर रहे हैं कि बहुत लोगों को अपने बेसिक राइट्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है, वहीं पर एक स्टेट में वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया कि स्कूल, ऑफिसेस से लेकर के जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो ट्राइबल काउंसिल्स हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उन सब को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया है, उनके बारे में बताया है। उनको बताया गया है कि हमारे देश का एक संविधान है, उस संविधान ने आपको कई सारे अधिकार दिए हैं, ये आपके अधिकार हैं, आपको ये करना है। एंड हेंस केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर अ डिस्ट्रिक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। इस पर आपकी क्या राय है? क्या हर एक स्टेट को इस तरीके का स्टेप लेना चाहिए? अपने सजेशंस और आपकी क्या थिंकिंग है इस चीज़ के ऊपर नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। ये एकदम आज ही का न्यूज़ है, आज ही के न्यूज़पेपर में ये आया था, तो ये तो इम्पोर्टेंट खैर रहेगा ही, ये प्रियम्बल से रिलेटेड है। आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले जब मैंने हमारा प्रियम्बल दिखाया था, ये देखिए, यहाँ पे 2 वर्ड हमने देखे थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर। ठीक है, बट ये 2 जो वर्ड हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 2 वर्ड जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना, उस वक्त मौजूद नहीं था।
ठीक है। और ये दो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर बनाया मतलब डाला गया था हमारे प्रियम्बल में। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऐसा मानते थे, जैसे कि अगर थोड़ा सा लिटरल सेंस में अगर हम लोग जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये समझते थे सोशलिस्ट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रहेगा हर एक चीज़, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे नहीं रहेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कहीं ना कहीं इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये वर्ड का इंक्लूजन नहीं किया था। एट द सेम टाइम उस वक्त सेक्युलरिज्म का एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, जहाँ जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव न्यूट्रलिटी। नेगेटिव न्यूट्रलिटी यानी कि स्टेट का खुद का तो कोई धर्म या फिर कोई रिलीजन तो नहीं होता है, मतलब स्टेट यानी कि जो नेशन होगा वो, और जो भी पर्टिकुलर रिलीजन है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये इमरजेंसी डेज का आपको पता होगा, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे फेमसली जो इमरजेंसी डेज रहे थे 1976 का, उसी के बीच में ये दो वर्ड्स के इंक्लूजन्स हुए थे। तो बहुत लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया था, सॉरी प्रोटेस्ट नहीं, मतलब रिसेंट डेज में लगभग 2020 के आसपास शायद कुछ पिटिशंस वगैरह गए थे कि ये दो जो वर्ड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये हमारे बेसिक फीचर को हैम्पर करती है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो वर्ड्स नहीं थे। आज इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिसके अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है Monday dismissed petitions challenging constitutional validity of 42nd Amendment by which the words secular and socialist were added to the preamble of the Constitution during the emergency days in 1976, saying these terms have achieved widespread acceptance with their meanings understood by we the people of India without any semblance of doubt. The Supreme Court judgment said that while it is true that the Constituent Assembly had not agreed to include the words socialist and secular in the preamble, the Constitution is a living document as noticed above, with power given to the Parliament to amend it in terms of एंड इन अकॉर्ड ऑफ आर्टिकल 368। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये वर्ड बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलता रहता है। आर्टिकल 368 के अंदर में पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो टाइम एंड अगेन ज़रूरत पढ़ने पर एज पर द नीड, एज पर द सिचुएशन, एज पर द टाइम चीज़ों को चेंज कर सके। तो उसी चेंज में से एक ये चेंज था सोशलिस्ट और सेक्युलर। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोलते हुए ये बताया कि जैसे मान लीजिए हम सेक्युलरिज्म की बात अगर करते हैं तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने इसीलिए इंसर्ट नहीं किया क्योंकि उस वक्त सेक्युलरिज्म का एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था जो नेगेटिव न्यूट्रलिटी वाला कॉन्सेप्ट था। मतलब जो स्टेट रहेगा यानी कि जो गवर्नमेंट जो रहेगी या जो कंट्री जो रहेगी वो रिलीजन से पूरे तरीके से अलग रहेगी, कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। बट विथ टाइम इंडिया ने अपना खुद का सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन भी अडाप्ट कर लिया है, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सपोर्ट। पॉजिटिव सपोर्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, वैसे तो इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, हमारा स्टेट रिलीजन करके कोई नहीं है। हमारे यहाँ पे हिंदूज भी मिलेंगे, हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे सिख, क्रिश्चियंस, जैन, बौद्ध एक्सेट्रा जितने मतलब ऑल टोटल हमारे 6 से 7 रिलीजन्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे और हर एक को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। कोई भी जो भी चाहे रिलीजन को प्रीच या फॉलो कर सकता है। ठीक है। तो एज सच हमारे कंट्री का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव सपोर्ट क्या चीज़ है आपने देखा होगा। अलग अलग तरीके के जितने भी हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो आप नवरात्रि या दुर्गा पूजा ले लीजिए, फिर इस तरफ आप गणपति
का टाइम ले लीजिए, उस वक़्त आपने देखा होगा जो पंडाल वगैरह जो लगते हैं इन सारे फेस्टिवल्स में, या अलग-अलग तरीके के रिलीजियस मेलास लगते हैं, ईद के टाइम पे सेलिब्रेशंस वगैरह होती है कि नहीं? उस वक़्त आपने देखा होगा कि वहाँ पे ना पुलिस पर्सोनल्स वगैरह खड़ी रहती हैं। विसर्जन के टाइम पे आपको पुलिस आपके साथ ही मिलेंगी। जब भी विसर्जन करने के लिए जाते हैं मूर्तियों का, चाहे वो दुर्गा पूजा का हो गया, चाहे वो गणपति विसर्जन हो गया, आपको पता होगा दुर्गा पूजा या गणपति विसर्जन के बहुत ही बड़े पैमाने पर होते हैं, काफी लोग जाते हैं, है कि नहीं? तो आपने देखा होगा पुलिस की गाड़ियां भी आपके साथ साथ चलती हैं, या फिर कहीं पे इस तरीके का इवेंट हो रहा है तो पुलिस अपने आप वहां पे आके खड़ी हो जाएंगे। हमने तो उनको बुलाया नहीं होता है, वो क्यों आती है? हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, चाहे वो केदारनाथ हो गया या वैष्णो देवी हो गया, है कि नहीं? हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो हज की यात्रा पर निकल रहे होते हैं। अलग अलग तरीके के पिलग्रिमेज ये करते हैं। उस वक्त आपने देखा होगा आपकी गाड़ियों के साथ साथ कोई भी पुलिस आकर आपको उनको दिखा कि ठीक है आप इस तरीके से रैली कर रहे हैं, आपके साथ वो चलने लग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? उनको कौन भेजता है? हमने तो उनको बुलाया नहीं है, ना ही आप उनको पेमेंट करते हैं, उनको स्टेट भेजता है। और स्टेट से यहाँ पे मैं आसाम, बिहार, बंगाल या मतलब हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं नेशन स्टेट की बात कर रही हूँ। ये जो पुलिस ऑफिस पुलिस पर्सोनल्स या जो भी पर्सोनल आपको आपके उसमें आप देखते हैं, इनको कोई और नहीं, इनको स्टेट भेजता है आपकी रक्षा के लिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव सपोर्ट। इंडिया ने विथ टाइम अपना खुद का सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया है, जहाँ पे उसने ये किया है, ठीक ठीक है, नेशन इंडिया नेशन एज अ नेशन एज अ कंट्री, इंडिया का खुद का तो कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन हम हर एक रिलीजन को सपोर्ट करेंगे। एट द सेम टाइम ये तो सारे सपोर्ट में हो गए, जहां पे कहीं गलत होता है रिलीजन के नाम पर हम उसको भी हटाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक ले लीजिए। ट्रिपल तलाक को इंडिया में बैन किया गया है, चाहे वो सबरीमला का केस ले लीजिए। सबरीमला में फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव फेज में रहती हैं, मेंस्ट्रुएटिव फेज में जो रहती है, उनको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। बहुत सारे मस्जिद है जहाँ पे फीमेल्स को अलाउ नहीं किया जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के आए थे कि ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में है। सबरीमला के साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था। तो इंडिया के केस में विथ टाइम इंडिया ने अपना खुद का एक सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट वो कर लिया है कि ठीक है, हम लोग हमारा खुद का तो कोई रिलीजन नहीं होगा। इंडिया एज अ स्टेट, इंडिया एज अ नेशन कंट्री, इसका खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन इंडिया के हर रिलीजन को हम सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव सपोर्ट करेंगे, और जहाँ पे गलत हो रहा होगा हम उसके अगेंस्ट में आवाज भी उठाएंगे। जैसे ट्रिपल तलाक और सबरीमला वाला केस हमने देखा था। ठीक है, तो आज के इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो कहा कि ये प्रियम्बल में जो दो वर्ड्स को लेके जो आपने बोला है, ये विथ टाइम इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, और इसका जो लिटरल मीनिंग है, इंडिया ने अपना खुद का एक मीनिंग वो कर लिया है, इवॉल्व कर लिया है, जैसे कि मैंने सेक्युलरिज्म के बारे में बताया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और टाइम के साथ साथ ये अपने आप को चेंज करता रहता है, और ये वही चेंज में से एक है। रही बात इसके इमरजेंसी के दौरान इंक्लूड करने की, तो इसके मतलब इमरजेंसी के दौरान अगर कुछ गलत किया गया था, उसको 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया था। तो इससे कुछ गलत नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि ये चीज़ें ना 1976 में वो ऐड की गई थी, और आज 2024 है।
अभी ये चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है, ये अपना खुद का डेफिनेशन बना चुके हैं, तो अभी ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए आज सॉरी आज के न्यूज़पेपर का ये है, कल मंडे को यानी कि 25 नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड जो भी पिटिशंस थे उन सबको डिसमिस कर दिया है और बोला है कि ये 2 वर्ड का इंक्लूजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ना ही ये बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्या है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, आज की डे आज का डे का हिस्ट्री क्या है, कब से हम इसको मनाए जा रहे हैं, और उससे रिलेटेड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ करंट अपडेट्स भी हमने देखे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले फिर से एक बार इंस्पिरेशन आईएएस लेकर के आया है एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच, जो हमारे टॉप फैकल्टीज़ के थ्रू इस पूरे बैच को करवाया जाएगा। करंट अफेयर्स, आसाम और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड स्पेशल क्लासेस रहेंगी, प्रिंटेड मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। दिए नंबर पर आप अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इंस्पिरेशन आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंस्पिरेशन आईएएस, आप अगर टेलीग्राम में जा कर के सर्च करें इंस्पिरेशन आईएएस तो वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।